देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो कभी अनिल अंबानी के साम्राज्य का हिस्सा थी। एक वक्त था जब यह कंपनी भरोसे और ब्रांड वैल्यू पर चलती थी। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या यह कंपनी बचने वाली है या फिर यह उसकी अंतिम यात्रा है। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड या जैसे कि स्टॉक मार्केट में कहते हैं RHFL, इसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इसमें है सेबी की कार्रवाई, पैसों का घपला, कोर्ट कचहरी के ड्रामे, रेजोल्यूशन प्लान और सबसे अहम 9 लाख से भी ज्यादा छोटे निवेशकों का फंसा हुआ पैसा। नमस्कार दोस्तों, पुराना चैनल डिलीट हो गया था लेकिन स्टॉक सेंस हमारी नई शुरुआत है जहां मिलेगा आपको सबसे भरोसेमंद स्टॉक मार्केट एनालिसिस। पहला सेक्शन SEBI की कार्रवाई। तो सबसे पहले आते हैं अगस्त 2024 पर। उस वक्त सेबी ने अनिल अंबानी और उनके 24 साथियों पर कड़ी कार्रवाई की। भारी भरकम 625 करोड़ रुपए का जुर्माना और साथ में 5 साल का बैन। लेकिन आखिर हुआ क्या था? सेबी की जांच में पता चला कि 2018 और 19-20 में रिलायंस होम फाइनेंस से जनरल पर्पज वर्किंग कैपिटल लोन के नाम पर 8,670 करोड़ रुपए दिए गए। अब यहाँ ट्विस्ट ये था कि इन लोन का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हुआ। पैसा दिया गया 45 कंपनियों को, जिनमें से 41 का ईमेल एड्रेस एक ही था, यानी सब एक ही नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। असल में यह पूरा चाल था कंडुइट कंपनियों का। पैसा रिलायंस होम फाइनेंस से निकलकर इन कंपनियों में गया और फिर घूमकर अंबानी ग्रुप की दूसरी कंपनियों में पहुंच गया। इसे ही कहते हैं फंड डाइवर्जन। नतीजा यह हुआ कि सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया, उन्हें 5 साल के लिए स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया और साथ ही किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर या मैनेजमेंट रोल निभाने से रोक दिया। दूसरा सेक्शन रेजोल्यूशन प्लान। अब आते हैं साल 2019 पर, जब रिलायंस होम फाइनेंस अपने कर्ज चुकाने में असफल होने लगी। उस वक्त RBI के स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के तहत एक प्लान बना। ऑटम इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की कंपनी ने 33,051 करोड़ रुपए के ऑफर के साथ बोली लगाई। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्लान को हरी झंडी दे दी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल, छोटे निवेशकों को क्या मिला? जवाब है बहुत कम। डिबेंचर होल्डर्स को तो कुछ रिकवरी हुई, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदे थे, उनके लिए रिजल्ट लगभग शून्य रहा। कंपनी का पूरा बिजनेस अब औधम के पास है। RHFL सिर्फ एक खाली खोल बनकर रह गई। सेबी के शब्दों में, अ स्केलेटन विदाउट सोल और फ्लैश। तीसरा सेक्शन वित्तीय स्थिति। चलिए अब कंपनी की ताजा हालत देखते हैं। मार्च 2025 की तिमाही रिपोर्ट कहती है कंपनी का रेवेन्यू है शून्य। जी हाँ, बिल्कुल शून्य। पिछले साल की तुलना में लगभग 100% की गिरावट। नुकसान जरूर कम हुआ है। पहले अरबों में घाटा होता था, अब करोड़ों में। लेकिन यह सुधार असली सुधार नहीं है। इसका कारण सिर्फ यह है कि अब कंपनी के पास कोई ऑपरेटिंग बिजनेस ही नहीं है। शेयर की कीमत भी आपको कहानी सुनाती है। 7 साल पहले यह 100 रुपए के आसपास था, आज 4 रुपए से 5 रुपए के बीच लुढ़क रहा है। मार्केट कैप भी सिकुड़कर 226 करोड़ पर आ गया है। और ऊपर से NSE ने इसे GSM स्टेज 3 में डाल दिया है, यानी ट्रेडिंग सिर्फ हफ्ते में एक दिन। चौथा सेक्शन प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग की कहानी और भी दिलचस्प है। अनिल अंबानी की हिस्सेदारी अब सिर्फ 0.74% रह गई है। नाम के लिए है, असली कंट्रोल नहीं। अब कंपनी पूरी तरह लेंडर्स और रेगुलेटर्स के कंट्रोल में है और सबसे बड़ा बोझ 97% से भी ज्यादा शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, यानी आम लोगों का पैसा ही इसमें फंसा है। पांचवा सेक्शन निवेशकों पर प्रभाव। यहाँ आ जाता है सबसे दर्दनाक हिस्सा। 9 लाख से ज्यादा निवेशक अब भी इस शेयर में फंसे हुए हैं। भविष्य में रिकवरी की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि कंपनी का कोई बिजनेस नहीं बचा, कोई प्रमोटर सपोर्ट नहीं है। हाँ, अगर कभी कोई लीगल सेटलमेंट हुआ या कोई एसेट बेचा गया तो शायद थोड़ी बहुत रिकवरी हो सकती है। लेकिन फिलहाल यह शेयर एक वैल्यू ट्रैप है। दिखने में सस्ता पर असल में एक चाल। NSE की सख्त निगरानी इसकी ट्रेडिंग को और भी मुश्किल बना देती है। छठा सेक्शन ADG का व्यापक संदर्भ। और याद रखिए, RHFL की कहानी अकेली नहीं है, यह पूरे ADG ग्रुप के पतन की झलक है। रिलायंस कम्युनिकेशंस पहले ही दिवालिया हो चुकी है। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर सब मुश्किल में है। यस बैंक केस में भी हजारों करोड़ का फ्रॉड सामने आया। अगस्त 2025 में तो CBI ने अनिल अंबानी के घर पर रेड भी डाली। ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जांच कर रही है। कभी जो शख्स धीरू भाई अंबानी का वारिस माना जाता था, आज कोर्ट और जांच एजेंसियों के बीच फंसा हुआ है।
7वां सेक्शन संतुलित निष्कर्ष। तो अब सवाल यह है, RHFL का भविष्य क्या है? सच कहें तो संभावनाएं बहुत कम है। कंपनी के पास न बिजनेस है, न प्रमोटर सपोर्ट और रेगुलेटरी केस भी जारी है। हाँ, पॉजिटिव ये है कि नुकसान कुछ कम हो रहे हैं, लीगल प्रोसेस धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और अगर भविष्य में कोई एसेट मोनेटाइजेशन होता है तो कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन ये निवेशकों के लिए एक हाई रिस्क बेट है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वही पैसा लगाइए जिसे खोने का रिस्क आप उठा सकते हैं। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि RHFL की कहानी हमें ये सिखाती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितनी ज़रूरी है। अगर प्रमोटर ईमानदार न हो और फाइनेंशियल डिसिप्लिन न हो तो सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे निवेशकों का ही होता है। सेबी की कार्रवाई अच्छी है, लेकिन देर से आई। 9 लाख निवेशकों का पैसा पहले ही डूब चुका है। तो दोस्तों, यह थी रिलायंस होम फाइनेंस की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट में लिखें। और हाँ, इस तरह की गहराई वाली एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।